हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण और कैसे उसने फिर संविधान का निर्माण करा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे कैसे बनाया गया उसके बारे में आज सारी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, संवैधानिक विकास। उसमें हमने सारे एक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे कैसे जो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश मतलब शासन था हमारे ऊपर लागू था और वो कैसे हमारे ऊपर शासन करते थे, ठीक है। वो टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहते थे हमारी मतलब जैसे अपने शासन को टाइट करने के लिए। तो भाई टाइम टू टाइम पे ना संविधान सभा की भी है ना मांग उठती जा रही थी, पर कोई औपचारिक थी कोई अनौपचारिक थी, क्योंकि सबको पता था कि हम आज़ाद तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारा हमारा संविधान बन के तैयार ना हो या फिर हमारा देश आज़ाद ना हो। मतलब जब हम आज़ाद होने का फ़ायदा ही क्या है, जब तक कि हमारे ऊपर हमें ये ना पता हो कि हमारे ऊपर शासन किस प्रकार करेगा। मतलब भारतीय लोग ही करेंगे, पर भारतीयों में से भी कैसे कौन से लोग होंगे, कैसे किस प्रकार से लोग चुने जाएंगे कि वो हमारे पर शासन करेंगे। तो वो सारा किसके अंदर लिखा होता है, संविधान के अंदर। आज हम उस संविधान का निर्माण के ही पढ़ेंगे कि संविधान के निर्माण के लिए पहले क्या है, संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो उस संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ था भाई। तो भाई जो फर्स्ट मांग हुई तो है ना, संविधान सभा की पहली मांग जो किसने करी थी, वो बीजे तिलक ने करी थी। 1895 के अंदर संविधान सभा की पहली मांग बीजे तिलक ने करी थी, जो कि अनौपचारिक मांग थी। इसका मतलब ये औपचारिक रूप से नहीं की गई थी, ये अनौपचारिक मांग थी। इसका एक वो था, क्या नाम है इसका, एक इसने है ना अपनी एक पत्रिका के द्वारा संविधान सभा की मांग करी थी। इसकी स्वराज की पता नहीं ऐसी कोई पत्रिका थी इस नाम से ही, उसके द्वारा संविधान सभा की व्यक्तिगत रूप से इसकी खुद की सोच थी बीजे तिलक जी की कि इन्होंने संविधान सभा की मांग करी थी। उसके बाद हमारी करी थी गांधी जी ने। भाई ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, गांधी ने संविधान सभा की कब मांग की थी। तो गांधी जी ने हमारे ना 1922 में यंग इंडिया पत्रिका के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट है भाई हमारा जो कि मेन है, औपचारिक रूप से 1934 के अंदर एम एन रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। ये कांग्रेस का अधिवेशन था रांची के अंदर, मतलब कांग्रेस का नहीं था, सॉरी, ये रांची के अंदर अधिवेशन था औपचारिक रूप से। इसी के अंदर एम एन रॉय ने संविधान सभा की पहली मांग करी थी। और ये कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता भाई कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब करी थी। कांग्रेस ने 1935 के अंदर संविधान सभा की मांग करी थी कि भाई ये हो गया ना कि सब संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी तो आना था, तो इसीलिए वो भी आ गई कि अभी हमने संविधान सभा की औपचारिक मांग कर दी। और सबसे मेन चीज़ है भाई, सब ने मांग तो कर रहे थे, इंडिया के अंदर मांग तो हो रही थी संविधान सभा की, बट जो मानने वाला कौन था, मानने वाले तो ब्रिटिश ही थे ना। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक मतलब वो इस चीज़ को इग्नोर करे जा रहे थे, क्योंकि उनको तो शासन करना था इसलिए। तो पर पहली बार जो संविधान सभा की मांग जो है ना अंग्रेजों ने कब सुनी, वो मतलब संविधान सभा की मांग के ऊपर पहली बार अंग्रेजों ने ध्यान कब दिया गया था, वो दिया था अगस्त प्रस्ताव के अंदर 1940 के अंदर। इसके अंदर क्या था, संविधान सभा की मांग मानी, संविधान सभा की मांग मानी। और इसमें ये बोला गया कि मुख्यतः भारतीय लोग होंगे जो संविधान सभा के अंदर मतलब संविधान का निर्माण करेंगे। इसमें ये मेन वर्ड था कि मुख्यतः, यानी मुख्यतः भारतीय मतलब है कि भारतीयों के अलावा भी कोई लोग होंगे, पर बेसिकली भारतीय होंगे। पर इसलिए इसको है ना भारतीय लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और ये इसको नहीं माने, क्योंकि है ना भारतीय चाहते थे कि हम अपना संविधान जो है ना अपने द्वारा ही बनाए, और जो संविधान होगा ना वो उसमें है ना सिर्फ भारतीय ही होंगे, ना कि और कोई, ठीक है। और ये संविधान सभा की मेन चीज़ है कि भाई ये संविधान सभा की मांग मानने क्यों उन्होंने, क्योंकि 1940 के अंदर ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन हुआ था और जैसे जैसे भारत के ऊपर शासन हो रहा था, कुशासन कर रहे थे, जैसे वो मतलब पीड़ित कर रहे थे इंडियन लोगों को, उनकी बात धीरे धीरे करके वहाँ की जनता ब्रिटेन की जनता में फैल रही थी। तो दो पार्टी थी वहाँ पे, एक तो लेबर पार्टी थी, एक ये थी क्लाइमेट ये कंजर्वेटिव पार्टी। तो यहाँ पे लेबर पार्टी जीत गई थी, तो इसलिए ना इन्होंने ये थोड़ा सा अच्छा बन के दिखा दिया था कि हम इंडिया के लोगों के साथ में संविधान सभा की मांग मान रहे हैं। पर ये एक मतलब ये नहीं था कि बनाएंगे उस टाइम पे, पर उन्होंने उनकी सिर्फ मांग मांगी थी, मतलब मांग माननी थी।
उसके बाद है भाई हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से के अंदर क्या हुआ था, जो हमारे क्रिप्स मिशन है ना, क्रिप्स मिशन के अंदर भाई इन्होंने ना अंग्रेजी शासन ने डोमिनियन स्टेट की बात कर दी कि मैंने इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे। डोमिनियन स्टेट की मतलब बात रखी, पर कि हम एक बार नहीं, क्योंकि इस टाइम पे क्या था, युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। और अंग्रेजों को ये डर था कि अगर इंडिया द्वितीय विश्व युद्ध में आ गया, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि ना कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जाना। अगर वो द्वितीय विश्व युद्ध में आएगा तो हमेशा की तरह ब्रिटेन के तो अगेंस्ट में ही जाएगा ना, क्योंकि ब्रिटेन तो उनके प्रशासन कर रहा है। तो इसलिए ब्रिटेन वालों को है ना इस चीज़ का डर था, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा बढ़ोने के लिए डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी कि हमें एक बार युद्ध हो जाने दो, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम आपके लिए मतलब बाद में आपको इंडिया को आज़ाद कर देंगे। तो इसकी बात की गई थी भाई डोमिनियन स्टेट की क्रिप्स मिशन में, जो कि है ना महात्मा गांधी जी ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक। ये कई बार पूछ लेता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला था। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था क्रिप्स मिशन के बारे में, तो इसमें भी ज़्यादा नहीं करेंगे। और भाई क्या था, अब क्या हो गया 1945, अब क्या हो गया कि 1945 के अंदर ब्रिटेन के अंदर फिर चुनाव आ गए और विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। तो दो पार्टी थी, एक तो लेबर पार्टी और एक थी कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी जो थी ना वो उस टाइम पे जीत गई थी। पहले क्या थी कंजर्वेटिव पार्टी। तो यही था ना कि मतलब जब दो इलेक्शन में होते, पहले कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी तो वो अपनी चला रही थी, तो लेबर पार्टी विरोध में थी, तो वो उसका हमेशा विरोध करती थी ना कि ये भारतीयों के ऊपर ऐसे शासन करते हैं या फिर ये वो करके मतलब इन चीज़ों के लिए ब्रिटेन के अंदर ये मतलब जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बातें करती थी। तो उनको कुछ तो करना ही था कि भाई अब जीत के है तो भारतीयों के लिए कुछ तो करना ही था, तो कि जनता की नज़र के लिए कि जनता अगली बार भी वोट दे दे। तो इसलिए पीएम जो था ना उस टाइम पे क्या था, ब्रिटेन पीएम क्लाइमेट एटली था 1945 के अंदर। और उन्होंने वो कार्य करे जो कंजर्वेटिव पार्टी नहीं कर पाई थी, जो कि हमने बताया कि भाई जैसे भारत के अंदर से विधानसभा की मतलब स्थापना वगैरह के लिए ये। तो फर्स्ट टाइम ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन में भारत की संविधान के सभा के लिए ना प्रस्ताव पारित किया गया फर्स्ट टाइम, और ये पास हुआ। इसी के मतलब संदर्भ में क्या हुआ कि ये हमारा एक्ट आया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर। इसमें तीन सदस्य थे, पैसिफिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर, ये तीन थे सदस्य। और ये तीन भी है ना अलग अलग जगह पोस्टेड थे। इसका अध्यक्ष कौन था, पैसिफिक लॉरेंस, जो कि भारतीय सचिव था ब्रिटेन के अंदर। और सर स्टैफर्ड, मतलब नाम से पता चल रहा है ना कैबिनेट मतलब मंत्री वाले थे, ये एक किस्म थे ब्रिटेन की संसद में। तो अगर पूछ लेता कि जो स्टैफर्ड मतलब पैसिफिक लॉरेंस थे वो कौन से मंत्री के पद पे थे ब्रिटेन के अंदर, तो ये भाई इस भारतीय सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। और सर स्टैफर्ड था ये व्यापारिक मंत्री थे। और A.B. अलेक्जेंडर था ना, ये क्या था, ये नेवी मंत्री थे। इसके तहत ये मतलब ये कैबिनेट मिशन के तहत था ना संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है भाई, कोई मतलब कैबिनेट मिशन के तहत ये रूपरेखा तैयार की गई थी कि संविधान सभा का गठन होगा। और इसमें पाकिस्तान की मांग मान ली गई, इसमें पाकिस्तान की मांग इसी में मान ली थी शायद, जो कि मैंने लास्ट में आपको डिस्कस भी कराया था लास्ट वीडियो में। अरे यार ये यहाँ सही है, जा भी तो ना रहा यार, चलो हो गया। सॉरी गाइस, तो टाइम वेस्ट कर दिया।
तो इसके अंदर है ना भाई सदस्यों का गठन किस आधार पर किया गया था, ये सारा कि सदस्यों का किस प्रकार बंटवारा किया गया था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अब हम भाई। तो संविधान सभा के अंदर है ना जो कुल सदस्य थे वो कितने थे, 389 389 सदस्य थे कुल सदस्य, जिसमें से है ना भाई 292 सदस्य भारतीय मतलब 292 सदस्य भारतीय ब्रिटिश के 11 प्रांतों से निर्वाचित थे, ठीक है। और उसमें 4 सदस्य थे ना वो कमिश्नरी क्षेत्र से थे, जो कि ABCD करके हम याद कर सकते हैं कि A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। ये 4 सदस्य थे ना, ये यहाँ से निर्वाचित थे, ठीक है, ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी थी। और जो 93 जो सदस्य थे ना ये देसी रियासतों के थे, मतलब जो रजवाड़े वगैरह थे ना उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने अपने अपने मतलब सदस्य भेजे गए थे। 93 वे टोटल सदस्य थे जो उनके द्वारा भेजे गए थे। तो कुल सदस्य कितने थे, 389 थे, ठीक है, जिसमें ना संविधान सभा में कुल निर्वाचित सदस्य थे। मतलब जो सदस्य थे ना 93 ये निर्वाचित नहीं थे भाई, ये मनोनीत थे। सबसे मेन चीज़ है कि ये कई बार पूछ लेता है संविधान सभा में मनोनीत सदस्य कितने थे, तो वो कितने थे, 93 थे। क्योंकि राजा महाराजा के लोग थे, राजा महाराजा के लोग इलेक्शन थोड़ी ना लड़के आएंगे, ये तो सीधा डायरेक्ट मनोनीत थे क्योंकि वो तो पहले ही राजा थे। वो एक तो उनकी राजा की पदवी हम छीन रहे हैं और उसके बाद में उनसे इलेक्शन भी लड़वाएंगे, तो ऐसे तो इंडियन गवर्नमेंट एकदम कर नहीं सकती थी। तो इसलिए उनको ये जो 93 जो सदस्य थे ये मनोनीत थी, ठीक है। और ये चार भी ये जो वाक्य थे ये भी निर्वाचित थे। जो टोटल निर्वाचित सदस्य थे वो 296 थे, ठीक है। और ये इनका जो निर्वाचित सदस्य थे वो किस तरीके से निर्वाचित थे कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट निर्वाचित थी, क्योंकि और वो किस हिसाब से हुई थी क्योंकि पूरी जो जनसंख्या कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की उस टाइम पे, 40 करोड़ जो थी ना वो इंडिया की पॉपुलेशन थी। और जो इसका निर्वाचन था वो जुलाई अगस्त 1946 में ना संपन्न हो गया था। संविधान सभा में केवल 3 और संविधान सभा के अंदर केवल 3 समुदाय थे जो कि सिख, मुस्लिम और अन्य थे, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ है कांग्रेस, ये दलगत स्थिति, मतलब किस दल को कितने वोट मिले थे। तो इसके अंदर है ना कांग्रेस को कितने मिल गए थे, 208 सदस्य, मतलब 208 वोट कांग्रेस के थे। और मुस्लिम लीग के कितने थे, 93 थे। और अन्य कितने थे, 15 थे। ये भाई देखो डिफरेंस कितना मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में। इसीलिए ना जो जिन्ना था ना इसको ये पता चल गया था कि अगर मैं बंटवारा नहीं कराऊंगा ना तो इंडिया के अंदर मतलब कांग्रेस की चलेगी। और कांग्रेस का तो वो अपोजिट था, 2 अलग अलग उसने गुट बना रखे थे। तो इसीलिए उसकी सारी से उसको ये एकदम समझ में आ गया था कि हमारे तो सिर्फ 73 मतलब सदस्य आए और कांग्रेस के इतने आ गए, अगर हम बंटवारा नहीं कराएंगे तो मैं नेता कैसे बनूंगा या मैं PM कैसे बनूंगा। तो उसकी एक किस्म से ये थोड़ी सी अपनी भी मंशा थी कि वो पाकिस्तान का निर्माण उसने इसलिए करवाया ताकि उसका खुद का भी तो प्रतिनिधित्व बढ़ सके। यार एक तो मैं इस दुखी को चलो पेज 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 हाँ ठीक है ऐसे यार चलो। संविधान सभा के अंदर जो महिलाएं थी वो कितनी थी, 12 महिलाएं थी, ठीक है भाई। और इसके अंदर 15 का प्रावधान करा गया था महिलाओं का, इसमें 12 महिलाएं थी। और हिंदू कितने थे इसके अंदर, जो हिंदू जो लोग थे वो 163 थे। और जो मुस्लिम कितने थे 80 थे। और अनुसूचित जाति के कितने थे 31 थे। और ईसाई 6 थे। और ये क्या है सीरियल, ये क्या है भाई, ये 4 थे। और ये पारसी कितने थे 3 थे। और अनुसूचित जनजाति के कितने थे 33 सदस्य थे। ये भाई धर्म के अनुसार था कि भाई कैसे कैसे किस किस धर्म के कितने कितने लोग संविधान सभा के अंदर थे। तो भाई मेन चीज़ आएगी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे भाई, ठीक है ना। इसमें भाई जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी भाई, वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये दिल्ली के चेम्सफोर्ड हाउस में हुई थी, ठीक है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर। इसके अंदर क्या था,
ये अस्थायी सदस्य कौन था, इसका मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन था इसका, सचिदानंद सिन्हा, सचिवानंद सिन्हा। ये सचिवानंद सिन्हा कौन थे भाई, ये पूरी है ना जो वो थी ना संविधान सभा, उसके अंदर है ना सबसे मतलब ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे सचिवानंद सिन्हा। और इसकी जो कार्रवाई है ना 11 बजे स्टार्ट हुई थी इस विधानसभा की। और इसका ना मुस्लिम जो लीग था ना उसने बहिष्कार किया था, क्योंकि उसने बहिष्कार इसीलिए किया था क्योंकि इसके अंदर उनको अपनी औकात पता चल गई थी कि इनके सदस्य बहुत कम थे और कांग्रेस के ज़्यादा थे। इसलिए उन्होंने ये मतलब अपने दिमाग लगा लिया कि भाई पाकिस्तान का बंटवारा कराना है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता, अगर उनको मतलब उन्हें स्टार्टिंग से ही बहिष्कार करना होता तो वो इलेक्शन में भी खड़े ना होते ना, बट वो इलेक्शन में खड़े हुए ये और संविधान के मतलब ये चुने भी गए सदस्य। पर बाद में उन्होंने क्या किया, जैसे पता नहीं चलता कितने दिन रिकॉर्ड हो। तो बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में एकदम उन्होंने ये देखा ना जब उनकी औकात पता चली गई हाँ कि भाई हमारे तो इतने कम सदस्य है कांग्रेस के ज़्यादा, तो इसीलिए उन्होंने एकदम बहिष्कार करा इसका विधानसभा का कि हम तो पीएम बन ही नहीं पाएंगे ना। और भाई 11 दिसंबर को है ना विधानसभा की स्थायी सदस्यता 11 दिसंबर को विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है भाई। और इसका उपाध्यक्ष कौन था, ये भैया क्वेश्चन आता है कि विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था या अस्थायी अध्यक्ष कौन था। पहला अध्यक्ष पूछे तो सचिवानंद सिन्हा और स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और उपाध्यक्ष पूछे तो एच.सी. मुखर्जी। जो एच.सी. मुखर्जी थे ये क्या थे, विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार, भाई ये भी पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये क्या था, डॉक्टर वी.एन. राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे। पर ये क्या था भाई, ये ना विधानसभा के वो नहीं थे सदस्य, मतलब ये निर्वाचित सदस्य नहीं थे विधानसभा के, बट ये विधानसभा के सलाहकार जरूर थे। क्योंकि ये भाई जैसे जैसे IAS वगैरह होते ना, तो ऐसे ये पोस्ट पे थे, मतलब ऐसे ये ज्ञानी इंसान थे, तो इनको ना विधानसभा का ना एडवाइजर नियुक्त किया गया था। तो अब क्या था, ये सचिव कौन थे, HVR अय्यर, ये क्या थे, सचिव थे विधानसभा के अंदर। और इसका सुलेखक कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण राजा था। क्या ये राज्य था, यहाँ से दिख नहीं पा रहा क्योंकि थोड़ा सा देखो तो रही आपको। तो सुलेखक किसने किया था, प्रेम बिहारी नारायण ने किया था, इतना ही नाम याद रख लो। वो 13 दिसंबर सबसे मेन चीज़ भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना भाई 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसको है ना एक्सेप्ट कब किया था, 22 जनवरी 1947। यानी ये एक चीज़ देखो कि ये मतलब लाया कब गया, 13 दिसंबर, और इसको पारित कब करा गया, 22 जनवरी तक 1947 तक। इतना टाइम इसको क्यों लगा, ये इसीलिए इसको इतना टाइम लगा क्योंकि है ना जो ये और सदस्य थे ना विधानसभा के, सब चाह रहे थे कि जो बंटवारा ना हो। और है ना मुस्लिम लीग को चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग भी इसके अंदर आ जाए, और उन्हीं का वेट कर रहे थे इतने दिनों तक कि वो भी विधानसभा का हिस्सा बन जाए या फिर संविधान के अंदर आ जाए या फिर बंटवारे की मांग ना रखे। बट उन्होंने क्या करना था, उन्होंने जब आना ही नहीं था क्योंकि उनको पता था उनकी अध्यक्षता नहीं मिलेगी, उन्हें PM वगैरह वो नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए तो उन्होंने 22 जनवरी तक उनका वेट किया। उसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव होता है क्या भाई, ये जो वही है जैसे कि हम संविधान जो है ना किन किन उद्देश्यों को लेकर हम संविधान का गठन करेंगे, कि जो हमारे जो बेसिक्स है ना वो क्या रहेंगे। जो कर एक वो नहीं होती किताब के अंदर प्रस्तावना, कि हमारे ये जो किताब के अंदर जो है प्रस्तावना की भाई पहला चैप्टर ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, तो वो ही ये था कि उसका उद्देश्य तैयार किया गया था इसके अंदर पूरा, मतलब उद्देश्य कि हमारी ये उद्देश्य होंगे संविधान बनाते वक्त, इन उद्देश्यों का हमने ध्यान रखना है। भाई
मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद है ना संविधान सभा के अंदर है ना 299 सदस्य रह गए थे। पहले कितने थे 389, फिर अब कितने रह गए 299 सदस्य रह गए थे मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद में। मतलब उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था ना कि पाकिस्तानी बनाना है। और ये 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत या आत्मर्पित कर लिया गया था, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया था। मतलब ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बन के हमारा तैयार हो गया था। ये लास्ट होगा ना। अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1949 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर, और ये है ना अंगीकृत कर लिया था इसे है ना। फिर 26 जनवरी को 1947 को है ना, सॉरी 26 जनवरी 1950 को है ना इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब लागू कर दिया था। ठीक है, इसको बनाने के अंदर 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, 64 लाख रुपए का खर्च लगा था। और इस पे है ना 114 दिन कुल चर्चा हुई थी। और इसके अंदर है ना बन के जब ये तैयार हुआ, जब ये हमारे जो संविधान है ये जब बन के तैयार हुआ, इसके अंदर है ना 365 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे जब ये बन के तैयार हुआ। और अब इसके अंदर क्या है 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ और 365 अनुच्छेद। मतलब ये है कि 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई है ये। और इसके अंदर है ना जब ये संविधान हमारा बन के तैयार होना, इसके अंदर है ना कुछ ये समितियाँ बनाई गई थी जिनके अलग अलग अध्यक्ष थे। मतलब जैसे संविधान सभा स्टार्ट होगी ना तो उसके अंदर कुछ ग्रुप बना दिए कि भाई तुम इस लक्ष्य पर ध्यान रखोगे, तुम इस लक्ष्य पर ध्यान रखोगे, ऐसे करके कुछ है ना ग्रुप्स बना दिए गए थे। तो पहले जो समितियाँ बना दी गई थी, ग्रुप्स मतलब समितियाँ, जो पहले समिति थी उसके अंदर क्या था प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष कौन थे भीमराव अम्बेडकर थे। दूसरी कौन थे संघीय संविधान समिति, जिसके कौन थे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मतलब जहाँ पे संघ आ जाए ना तो कि संघीय से जुड़ी कोई समिति हो उसके अंदर क्या करना हमने सीधा कौन सा आंसर लगा देना जवाहरलाल नेहरू। संघ से मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो संघीय संविधान समिति के कौन से जवाहरलाल नेहरू। और संघीय विषय समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जब प्रांत आ जाए तो क्या लगाना है वल्लभ भाई पटेल। जब भी प्रांत आ जाए और जो संघ आ जाए तो क्या लगाना है हमें जवाहरलाल नेहरू। तो ये ध्यान रखना कि संघ में हमारे संघ की समिति की जब बात चले तो जवाहरलाल नेहरू और प्रांत के अंदर वल्लभ भाई पटेल। इससे हम इसको ना मैं से भी याद रख सकते कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने तो हमारे जो रियासतें थी 565 पता नहीं कितनी थी, उनका जो गठन है वो वल्लभ भाई पटेल ने तो करवाया था। तो जो रियासत प्रांतों का गठन किसने करा था वल्लभ भाई पटेल ने। तो उनके ऊपर जो समिति बनी थी उसका गठन भी किसने किया, मतलब उनका नेतृत्व भी अध्यक्ष भी कौन थे वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय विषय समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि उन्होंने जो प्रांत थे उनको ये आश्वासन दिलाया था ना कि आपके मतलब आप हमारे भारत में जुड़ जाइए, या फिर जो भी उन्होंने प्रस्ताव रखे थे उनके सामने और या उद्देश्य रखे थे या उनकी बात मानी थी, तो वो सारी उनकी बात संविधान के अंदर रखने की जिम्मेदारी भी किन की थी वल्लभ भाई पटेल की। तो इसलिए वही प्रांतीय के अध्यक्ष बने थे समिति के। नेक्स्ट है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन के थे, इनके भी वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। और उसके बाद मूल अधिकार और उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे JP कृपलानी। और सबसे मेन चीज़ है भाई ये झंडा समिति, इसके अध्यक्ष है ना वैसे तो देखो इनके ना 2 माने जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद और JP कृपलानी। ठीक है, पर इनका ये क्या है जो अगर दोनों दिए हो तो हमें ऑप्शन में किसको लगाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखनी है राजेंद्र प्रसाद, जो कौन थे ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और जो उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, फिर बाद में JP कृपलानी उप के बन गए थे, बट जो मेन है वो राजेंद्र प्रसाद याद रखना है। पर जब राजेंद्र प्रसाद ना हो तो JP कृपलानी लगा देंगे। संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, तो ये था हमारा संविधान। और एक चीज़ और याद रखना कि जो भारत के अंदर पहला जो झंडा था वो कब फहराया गया था। भारत के अंदर पहला झंडा शायद 1929 या 30 के अंदर है ना, जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे फहराया गया था। तो तभी से झंडा समिति का गठन किया गया था, मतलब 26 जनवरी को मनाया गया था, तभी से हम 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। थैंक यू गाइस। और मतलब ये हमारा ना बेसिकली है ना ये सारा कंप्लीट ही हो गया है वैसे तो,
संविधान सभा, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, वैसे सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करे हैं। तो आप इसके बाद ना एक बार लूसेंट पढ़ लेना, आपकी अच्छी से क्लियर हो जाएगी, या फिर और भी कोई बुक पढ़ लेना। थैंक यू, बाय।